शराब भट्टी बंद कराने के लिए आंदोलन हुआ तो 86 का समय था, 86 का समय, और 86 के समय में बरेली की धरती से हजारों की संख्याओं में आंदोलनकारियों ने जेल काटी, और जिनको मैं अपना गुरु, अपना आदर्श मानता हूं, वो इसी बरेली की धरती पे जेल में रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे तमाम साथी याद रखें, आंदोलन तो जेल जाकर भी चलाया जाता है, आंदोलन तो कुर्बानियों से चलता है। तो मेरे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम यहाँ 2 महीने के लगभग जेल में रहे। इस धरती से मेरा पुराना रिश्ता है, मैं इस धरती को कभी नहीं भूल सकता हूं। मैंने भी जेलें काटी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जेल हो, वो उत्तराखंड की जेल हो, वो दिल्ली की तिहाड़ जेल हो। जेल आपके हौसलों को नहीं तोड़ सकती है, कभी नहीं तोड़ सकती है। ये 21वीं सदी है, अब यहां लोकतंत्र है। तो बस बरेली में आए हुए सभी लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि आप पिछले 4 से 5 घंटे से यहां बैठे हैं, तो मैं आपकी कद्र को समझता हूं। आप पैसे पे बुलाए गए लोग नहीं हैं, आप वो लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हमें विश्वास रखते हैं और हमसे उम्मीद रखते हैं। यहां तो लोग रैलियां करने के लिए पैसा भी लुटाते हैं, शराब भी लुटाते हैं, खाना भी देते हैं, संसाधन भी देते हैं, लेकिन ये स्वाभिमानी लोग हैं जो परिवर्तन के लिए यहाँ हैं। मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूं। कुर्मी, गुर्जर, पटेल, छत्रपति साहू जी महाराज, जिनको हम आरक्षण के जन्मदाता के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने चलाया, जिनके बाद अवसर मिला बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा प्राप्त करने का। मैं बस आपको याद दिला रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले वो दिन गया है, 20 मार्च 1927, आपको सार्वजनिक रूप से पानी पीने की आजादी भी जो है पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को नहीं थी। महान चमार आंदोलन किया बाबा साहब ने पहली बार 1927 में, तब सार्वजनिक रूप से उन तालाबों में जहां जानवर पानी पी सकता था, उन तालाबों में पानी पीने की आजादी आपको मिली है। और ये जो सारे अधिकार आपको मिले हैं, उस सत्याग्रह में भी लाठियां खाई बाबा साहब ने। बाबा साहब चोटिल हुए, हजारों लोगों को जो है जुल्म जाति का शिकार होना पड़ा। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि फेरी में आपको कोई अधिकार नहीं मिला है, आपको तन ढकने का अधिकार मिला है, तो वो टीपू सुल्तान की वजह से मिला है, इस देश की महिलाओं को। और अगर आपको यहाँ कोई भी अधिकार मिला है, तो वो मिला है संघर्ष से, आंदोलन करके, लड़कर। अब हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जब वो चले गए 56 में, वो आंदोलन लगभग रुक चुका था। उस आंदोलन से जो ऊर्जा संचालित हो रही थी, वो रुक चुकी थी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस वर्ष वो पूर्ण हुए, 18 मार्च 1956 को आगरा की धरती पे रोते हुए एक भाषण दिया था, अपनी बात कही थी और कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवां को यहां तक लेके आया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद वो कारवां रुक गया। तब एक मसीहा जो है, वो जन तो पहले गए थे, लेकिन उन्होंने आंदोलन को पकड़ा, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, उन्होंने बाबा साहब को समझा, उन्होंने बाबा साहब को जाना, और उन्होंने बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। उनका नाम था, ये जो तस्वीरें आपके सामने लगी है, हम फर्जी में किसी की तस्वीरें नहीं लगाते, हम जिनको पूजते हैं, जिनका नाम लेते हैं, जिनके आदर्शों में चलते हैं, उन्होंने इस देश में परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और हमें कुछ ना कुछ दिया। मुझे यहां आने का मौका मिला, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए आया कि आने वाले कल में
आपको कैसे तैयारी करनी है, ये तो कुछ भी नहीं। देखिए, 3 तरह से लोग जुड़ते हैं। पहले लोग जुड़ते हैं विचार से, और जो विचार से जुड़ते हैं वो लंबे समय के लिए जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं। जब तक विचार चलता रहता है वो लोग चलते रहते हैं। दूसरे लोग जुड़ते हैं व्यक्ति से, तो जब तक व्यक्ति रहता है वो लोग जुड़े रहते हैं। जैसे व्यक्ति चला जाता है वो लोग चले जाते हैं। ऐसे लोग आपकी पार्टियों में आते जाते रहेंगे। कोई व्यक्ति आएगा, आपके साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वो चला जाएगा, आपके साथ चले जाएंगे, लेकिन आए जाने से कहीं आंदोलन थोड़े रुकते हैं, आंदोलन तो चलते रहते हैं। तो तीसरे जो लोग जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं घटनाओं से। आप बस मेरी बातों को गंभीरता सुने। बहुत लंबे समय से हम लोग ताली बजा रहे हैं और हमारी झोली खाली है, और लंबे समय से हम लोग माला बजा रहे हैं और विचारों पे ताला लगाए बैठे हैं। तो तीसरे जो लोग जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं घटनाओं से, कि कहीं कोई घटना हुई और आपने उस घटना में हिस्सेदारी की, आपने उनकी मदद की, तो लोग जुड़ जाएंगे। और मैं आपसे यहाँ कह रहा हूं कि पार्टी के लोग, आंदोलन के लोग, ये आजाद समाज पार्टी एक आंदोलन, परिवर्तन का आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का वो आंदोलन जो मान्यवर साहब काशीराम के जाने के बाद अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने के लिए नौजवानों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने और वंचित वर्ग के हर व्यक्ति ने जो घुट रहा था, जो चाहता था कि आंदोलन खड़ा हो, उनके साहस के बदौलत भीम आर्मी बनी। और भीम आर्मी के आंदोलन की ताकत के कारण आजाद समाज पार्टी बनी। और 1 साल का समय हुआ आपकी पार्टी को। 15 मार्च 2020 को आपकी पार्टी की घोषणा हुई और मार्च में ही लॉकडाउन लग गया, इसी महीने में। और तब से सरकार अखेलिया कर रही है। जहां चुनाव आता है, अब मैं कहता रहता हूं मीडिया के लोगों को कि भाई सरकारी एजेंसी बहुत सारी सुनी थी कि भाई सीबीआई सरकारी एजेंसी है, ईडी सरकारी एजेंसी है, इनकम टैक्स सरकारी एजेंसी है, एनआईए सरकारी एजेंसी है, जुडिशरी सरकारी एजेंसी है, प्रशासन सरकारी एजेंसी है। लेकिन पिछले 1 साल में एक नई एजेंसी बनी है, उसका नाम है कोरोना। जहां चुनाव होता है वहां ये एजेंसी नहीं जाती, चाहे सब लोग रहते हैं, नहीं सबका विकास करेंगे, ऐसे नहीं कहना है। जो मैंने 22 प्रतिज्ञाएं 2022 के लिए आपके बीच में रखी हैं, वो 2022 के लिए 22 प्रतिज्ञाएं गांव गांव जाके आप छोटी छोटी मीटिंग करके, साइकिल पर चल के, पैदल चल के, दीवार पर लिख के अपनी बात को अगर आप इस महान जनता के बीच पहुंचाने का काम करोगे, तो मान्यवर साहब काशीराम ये कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, और अगर तमन्ना झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। तो अगर आप तमन्ना सच्ची करके परिवर्तन के लक्ष्य को लेके, अपनी सरकार बनाने के लक्ष्य को लेके जनता के बीच में जाओगे ईमानदारी से, तो मैं गारंटी से आपकी बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत उस दिन हो जाएगी जिस दिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग अपने लक्ष्य को पहचान जाएंगे। ये अमीरों की पार्टी नहीं है, ये गरीबों की पार्टी है। यहां गरीब का बेटा भी नेता बनेगा, वो विधायक बनेगा, यहां से वो जिला पंचायत सदस्य बनेगा, वो एमपी बनेगा, वो मिनिस्टर बनेगा। और यहां नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये छल वालों की पार्टी नहीं है, ये झूठे लोगों की पार्टी नहीं है, ये देश से प्यार करने वालों की पार्टी है, ये आंदोलनकारियों की पार्टी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुपए नहीं देते। आप कौन से वाले लोगों, जरा हाथ उठा के बताओ, कौन से लोगों, कौन से लोगों? तो जिंदा लोगों को बस थोड़ी सी बात बतानी है कि ये देश जो है, जिसे कहा जाता है कि संविधान से चल रहा है, संविधान से चल रहा नहीं चल रहा देश, ये बस एक जमुना बन के रह गया है। इस देश का सारा सिस्टम सरकार संविधान से चलता है,
लेकिन ना तो इस देश में जो सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर और चाहे देश के अंदर सेंटर में, और कोई भी किसी भी प्रदेश में किसी की सरकार हो, वो राजतंत्र को मानती है, लोकतंत्र को नहीं मानती है। अगर आप अपने हक के लिए, जैसे किसान आंदोलन में वो सड़कों पे आते हैं, अपनी मांग मांगते हैं, तो पुलिस लाठियां चलाती है। अब अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार सबको है। सीएनजी एनआरसी में जब आप आंदोलन करते हैं तो पुलिस गोलियां चलाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। जब नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस गोलियां चलाती है। और कह रहे हैं कि लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में जनता को क्या अधिकार है? जनता तो बेबस है। कोई आवाज उठाता है तो कुचल देते हैं, और कोई अगर आंदोलन करता है तो धारा 144 लगा के उसे नजर बंद कर देते हैं। तो ऐसा भारत बने जो जिसमें संविधान पूर्ण रूप से लागू। तो आप ये सोचो कि जो लोग आपसे अभी भी गैर बराबरी करते हैं, जो लोग आपके प्रोग्राम को कैंसिल कराने के लिए विज्ञप्तियां देते हैं, प्रशासन के लोगों पर दबाव बनाते हैं, वो आपको सत्ता में आने के लिए कितनी मुसीबतें खड़े करेंगे आपके सामने। तो आपको अपना भाईचारा मजबूत रखना है, टुकड़ों में बटे वंचित समाज को गांव-गांव जाके जोड़ना है, अपनी बात समझानी है, और आपको सत्ता छीननी है। क्या करनी है? मांगने से यहां भीख मिलती है, और भीख को मांगने वाला भिखारी होता है। आप इस देश के शासक वर्ग के लोग हो, आप भिखारी नहीं हो। आपको सत्ता छीननी है, और ये आपकी राहों में बहुत तरह के कांटे डालेंगे। आपको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे, आपको गुमराह करने का काम करेंगे, आपके खिलाफ झूठी खबरें चलवाएंगे, आपको तोड़ने का काम करेंगे। आप में आपसी में वो अंग्रेजों वाली पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो, उसकी बातें करेंगे। तमाम तरह से आपके लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, आपको प्रलोभन देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये लड़ाई रोटी की नहीं है, ये लड़ाई पैसे की नहीं है, लड़ाई मान स्वाभिमान सम्मान की। और मैं जानता हूं कि बहुजन समाज ने इस देश में मान स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई पहले भी लड़ी है, चाहे वो देश की आजादी का समय हो और चाहे तमाम तरह की गुलामी को काटने का समय है। तो क्या आप लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाने बजाय तैयार हैं या नहीं है? तो इतने लोग तो प्रदेश की सरकार बना दें, समझ रहे हो? इतने लोग इस उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, और अगर 403 लोग तमन्ना सच्ची करके मैदान में उतर जाए अपनी अपनी विधानसभाओं में, तो सरकार बना देंगे। यहाँ तो हजारों लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास जनबल है, धनबल है, सारी तरह के षड्यंत्र हैं, एक तरफ आप लोग हैं। अब 4 तरह के बल आपके पास हैं। इन बलों का आप सही तरह प्रयोग करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की। पहले बल जो है बुद्धि बल। बताओ आप सब लोगों के पास बुद्धि बल है या नहीं है? दूसरा बल है बाहुबल। तो बताओ आपके पास बाहुबल है या नहीं है? तीसरा बल है धन बल। लेकिन इसमें हमारे लोग थोड़े से कमजोर, लेकिन जहां थोड़े से लोग कमजोर है, हमारी संख्या भी बहुत है। जहां दूसरे लोग 100 रुपए जोड़ेंगे और हम लोग 1-1 रुपया जोड़ेंगे, उनके 100 रुपए हमारी संख्या के कारण हमारा 1-1 रुपया हमसे आगे निकल जाएंगे। अगर आप अपने धन बल का सही प्रयोग करोगे, तमाम तरह की बुराइयों को छोड़ के, तमाम तरह के ये जो ऐप लगे हुए हैं, दारू और तमाम तरह का नशा, इन सबको त्याग करके आप अपनी मूवमेंट के लिए अपने ईमानदारी कमाई का यूज करोगे, तो धनबल भी आपके पास है। और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है जनबल। और जिसका लोकतंत्र बना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेड़ काट दिया है, आज के बाद राजा जो है वो आपकी वोट से तैयार होगा। तो लोकतंत्र में जिसके पास वोट होती है उसका राज होता है। वोट किसके पास है? आपके पास। और राज किसका है? विरोधियों का। अगर आप उनसे राज छीनना पर चाहते हैं तो उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और गांव-गांव जाकर इस लड़ाई को समझाना पड़ेगा, भाईचारा स्थापित करना पड़ेगा, तब हमारा काम आगे बढ़ेगा। जब आप हर जिले में, यहाँ पुलिस का लगभग प्रशासन का 1600 लोगों का समूह होगा, आप हर जिले में 200-2000 लोग
क्योंकि जब आप सरकार बना लेंगे तो प्रशासन को चलाएंगे भी तो। अगर आपका संगठन इनके संगठन से कमजोर रहा तो इसे कैसे चलाओगे? आप पे हावी हो जाएंगे। तो इसलिए हर जिले में कम से कम 2000 लोग सक्रिय संगठन के लोग जो है उनको तैयार कीजिए, जो 24 घंटे तैयार रहे इस सेवा को करने के लिए। तब जाके इस प्रशासन को भी चला पाओगे सरकार आने के बाद, और इस प्रदेश को भी चला पाओगे और गरीबों के अधिकार भी सुनिश्चित कर पाओगे। अब ये तो हुई गारंटी की बात। अब मैं कुछ देर के लिए सरकार की जो छवि है, सरकार के जो कार्य है वो भी आपको बता दूं। जो सरकार कहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश की और देश की, करती उसके खिलाफ उल्टा। कहती है कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और लगभग 8 करोड़ से ज्यादा रोजगार सरकारी और प्राइवेट इन्होंने छीन लिए हैं जब से इनकी सरकार आई। अब ये बताओ, ये कह रहे थे किसानों की आय दुगनी करेंगे, और किसानों को इन्होंने मरने के लिए, सुसाइड के लिए तैयार कर दिया। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं 4 महीने से। प्रधानमंत्री कहते हैं 1 करोड़ की दूरी पे है, लेकिन वो फोन जियो का है। जब तक उनका मालिक नहीं कहेगा अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री फोन करेंगे कैसे? सवाल ये नहीं बनेगी। गोरखपुर जैसी स्थिति नहीं बनेगी, मेरठ जैसी स्थिति नहीं बनेगी। लोकतंत्र का राज होगा, जनता का राज होगा। तो किसान आंदोलन भी है, मीडिया के साथी भी यहाँ मौजूद है। 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद बुलाया है। मैं उस बंद का भी समर्थन करता हूँ। कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि उस बंद में शांतिपूर्वक तौर पर उनकी मदद कराने का काम करें, क्योंकि किसान जो है वो हम सब की लड़ाई कर रहे हैं। अगर किसान टूट जाएगा तो देश टूट जाएगा। देश को टूट नहीं देना है, हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं। तो एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, भारत के अंदर तमाम तरह के दल हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सब दल हैं। और आपको गर्व होगा इस बात को जान के कि पिछले 3 बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैं प्रयास कर रहा था कि भारत सरकार की जो देश को तोड़ने की करतूतें हो रही है, देश को पूंजीपतियों को गुलाम बनाने की करतूतें हो रही है, मैं बताने का काम करूं। 2 बार तो उन्होंने मुझे रुकवा दिया, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन तीसरी बार अभी 19 तारीख को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में संयुक्त राष्ट्र का जो मानव अधिकार आयोग है, उसमें मैंने अपनी बात रख के कहा कि भारत के अंदर संविधान का काम नहीं हो रहा है, राजतंत्र चल रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग गरीबों को बेबस बना देना चाहते हैं। किसानों, मजदूरों का, दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, मुसलमानों का, अन्य जाति संतों का, सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। किसानों को बेबस किया जा रहा है। CNPR जैसे कानून लाके देश की एकता को तोड़ा जा रहा है। आप सरकार को कहें कि इन कानून को रद्द करके हमारी एकता को बने रहने दे।